हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक की, जिसको कि अब यूएस के रेगुलेटर्स ने शट डाउन कर दिया है और इनकी जो असेट्स है उनको जब्त कर लिया गया है। और अब ये यूएस हिस्ट्री का कोलैप्स होने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। और इवन ट्विटर पे तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये लीमन ब्रदर्स मोमेंट है, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में देखा जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इसका भारत और भारत की स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सिलिकॉन वैली बैंक की, तो अगर आप यूएस के सबसे बड़े बैंक की लिस्ट देखेंगे तो पहले नंबर पे आपको जेपी मॉर्गन चेज दिखेगा, फिर बैंक ऑफ अमेरिका। और इसी लिस्ट में अगर आप नीचे जाएंगे तो लगभग 15वें नंबर के आसपास आपको सिलिकॉन वैली बैंक दिखेगा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि लिस्ट कब बनाई गई है, क्योंकि अब बताया जा रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। तो चाहे 15वां हो या 16वां, लेकिन डेफिनेटली ये यूएस का एक बड़ा बैंक था। इनकी लगभग 17 ब्रांचेस थी। और अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करें, यानी कि कैलिफोर्निया की जो फेमस सिलिकॉन वैली है, वहां का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बैंक था। और जो भी लोकल डिपॉजिट्स थे उनको ज्यादातर इस बैंक के द्वारा ही मैनेज किया जाता था। हालांकि इस बैंक का जो फोकस था वो जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनके ऊपर था। ये जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म होती हैं जो कि स्टार्टअप की जो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो इनके मेजर कस्टमर थे। इसके अलावा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ये प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ऐसा बताया जा रहा है कि इनका जो 2022 में ग्लोबल बैंकिंग पोर्टफोलियो था उसका 56% सिर्फ प्राइवेट इक्विटी फंड से आता था। तो यानी कि इनका जो एक्सपोजर था ज्यादातर स्टार्टअप्स वाले लेंडर्स के ऊपर था। इसीलिए व्हाइट हाउस का कहना है कि क्योंकि इनका एक्सपोजर टेक इंडस्ट्री पे ज्यादा था, तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को इस इवेंट से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह हो, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो 2008 की तरह जो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे बैंकिंग सेगमेंट पे और फाइनेंशियल सेगमेंट पे आया था, वैसा आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 2008 में भी जब लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था, तो उससे कुछ दिन पहले बोला जा रहा था कि वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट को ऐसा नहीं माना जा सकता कि सभी ठीक है, लेकिन अभी के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भाई ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं होगा, सिर्फ ये स्टार्टअप इंडस्ट्री तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा इनकी अगर असेट्स की बात की जाए तो इनकी लगभग 209 बिलियन डॉलर की असेट्स थी, 175 बिलियन डॉलर के आसपास के इनके डिपॉजिट थे जब इसको शट डाउन किया गया है। हालांकि ये नहीं पता है कि कितने डिपॉजिट 2.5 लाख डॉलर या इससे ज्यादा थे। तो 2.5 लाख डॉलर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो 2.5 लाख डॉलर की ये इंपॉर्टेंस है कि जैसे भारत में आपके जो भी बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं या सेविंग अकाउंट में जो भी आप पैसा रखते हैं वो 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है, उसको डीआईसीजीसी इंश्योर करता है। यानी कि अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो वापस आराम से मिल जाएगा। उसी तरह से यूएस में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जो कि यूएस के जितने भी कमर्शियल बैंक या सेविंग बैंक्स हैं उनको डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसको 1933 में क्रिएट किया गया था, जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर लोगों का विश्वास हट रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है इसको क्रिएट करने से पहले लगभग 1/3 जो यूएस के बैंक्स थे वो फेल हो गए थे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 1933 के बाद जब से इसको क्रिएट किया गया है, किसी भी डिपॉजिटर का जो इंश्योर्ड पैसा है वो कभी डूबा नहीं है। इसमें 2.5 लाख डॉलर तक की इंश्योरेंस दी जाती है, यानी कि 2.5 लाख डॉलर तक का अगर आपका कोई बैंक डिपॉजिट है तो उसको इंश्योरेंस से कवर किया जाता है, उतना पैसा आपको वापस मिल जाता है। और 1933 के बाद किसी का भी ये पैसा डूबा नहीं है। तो जैसे हमारे यहाँ पे 5 लाख रुपए मिलता है, यूएस में 2.5 लाख डॉलर तक इंश्योर्ड होता है। और किसी बैंक का डूबना कोई बहुत नई बात नहीं है। अगर आप 2009 के बाद देखेंगे तो यूएस में लगभग 512 बैंक डूब चुके हैं। हालांकि कोविड 19 के बाद ज्यादा बैंक डूबे नहीं है, और पिछले 2 सालों में यानी कि 2021 और 22 में तो कोई भी बैंक नहीं डूबा था। तो 2023 की शुरुआत खराब हुई है, तो ये पहला बैंक बना है जो कि डूबा है। तो अगर पिछले कई सालों में 512 बैंक डूब चुके हैं तो इसको इतना ज्यादा लाइमलाइट में क्यों लाया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि ये यूएस के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है जिसको कि शट डाउन किया गया है और असेट सीज की गई हैं। इससे पहले 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो वॉशिंगटन म्यूचुअल जो बैंक था
उसकी भी असेट्स को सीज किया गया था और उसके डिपॉजिटर को इंश्योरेंस के द्वारा पैसा दिया गया था। तो उनकी असेट्स उस टाइम पे 307 बिलियन डॉलर की थी और ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना है शटडाउन होने वाला, जिसकी की असेट्स 209 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो रेगुलेटर ने बताया है कि इनको इसके जो ऑपरेशन है उसको शट डाउन कर दिया गया है और इनकी असेट्स को अभी जब्त कर दिया गया है। हालांकि मंडे से उम्मीद की जा रही है जो 13 मार्च होगी कि उस दिन से जो डिपॉजिटर हैं उनको उनके पैसे का एक्सेस मिल जाएगा। तो बहुत लंबे समय तक उनका पैसा नहीं अटकेगा। लेकिन देखना होगा कि आगे की डेवलपमेंट क्या होती है। बट अभी तक के लिए एफडीआईसी बोल रहा है कि मंडे से जो डिपॉजिटर हैं उनको उनके पैसे का एक्सेस मिलने लग जाएगा। उससे पहले ये देखेंगे कि भाई इसकी जो असेट्स है उनको कौन खरीदता है और कैसे जो डिपॉजिटर है उनका भुगतान किया जाता है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई जो लार्जेस्ट बैंक फेलियर की लिस्ट है उसमें इसको दूसरा सबसे बड़ा बैंक बताया जा रहा है, पहले नंबर पे वॉशिंगटन म्यूचुअल है। तो इसमें लीमन ब्रदर का नाम क्यों नहीं शामिल है? तो लीमन ब्रदर का नाम इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि टेक्निकली लीमन ब्रदर कोई बैंक नहीं था, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म थी जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती थी। हालांकि अगर हम बैंकरप्सी की बात करेंगे तो लीमन ब्रदर्स सबसे बड़ी जो बैंकरप्सी आज तक फाइल की गई है उसपे पहले नंबर पे मिलेगा, दूसरे नंबर पे आपको वॉशिंगटन म्यूचुअल दिखेगा। तो बैंकरप्सी के मामले में लीमन ब्रदर पहले नंबर पे था, बट क्योंकि वो टेक्निकली कोई बैंक नहीं था तो इसलिए उसको जो बैंक फेलियर की लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किया जाता। उसी वजह से जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसको सेकंड बिगेस्ट फेलियर माना जा रहा है। क्योंकि जो लीमन ब्रदर था वो किसी भी कमर्शियल बैंक जैसे डिपॉजिट्स लेते हैं उस तरह से कोई डिपॉजिट नहीं लेता लेता था, तो इसलिए वो टेक्निकली बैंक नहीं था। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है इनके साथ आखिरकार गलत क्या हुआ है, तो एक्चुअली 2021 में जो इनके डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे। जहां पे 2019 में इनके जो डिपॉजिट है वो 62 बिलियन डॉलर के आसपास होते थे, वो 2021 में बढ़ करके लगभग 189 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुके थे। अब डिपॉजिट बढ़ रहे थे तो इनको जो डिपॉजिटर है उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था, तो इनको अपने जो लोन बुक है उसको भी बढ़ाना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, 80 बिलियन डॉलर की जो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी होती है, यानी कि जो होम लोन बोल सकते हैं आप आसान भाषा में, कि होम लोन की जो ग्रुपिंग करके एक मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी बनाई जाती है, उसको इन्होंने परचेज कर लिया ताकि इनकी जो लोन बुक है वो बढ़ सके, इनको कुछ इंटरेस्ट मिल सके। और इसमें से जो 97% जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी थी ये 10 साल प्लस ड्यूरेशन की थी, यानी कि लॉन्ग टर्म थी। और उनके ऊपर जो वेटेड एवरेज यील्ड थी वो सिर्फ 1.56% थी। तो जब इन्होंने डिसीजन लिया होगा इनको 1.56% का इंटरेस्ट बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि पिछले कुछ समय से जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फेडरल जो रिजर्व है यूएस का वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो उस वजह से आज की डेट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो आराम से जो 2.5 गुना ज्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं दूसरे बॉन्ड पे जो कि रिस्क फ्री बॉन्ड है। क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो वो अभी थोड़ा सा घटा है। एक बार के लिए तो ये 4% के आसपास था, 4% से भी ज्यादा चला गया था, लेकिन आज की डेट में 3.7% है। तो जहां पे लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क फ्री यूएस बॉन्ड में 3.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां पे 1.56% वाले जो बॉन्ड्स हैं उसमें कौन इंटरेस्ट दिखाएगा। तो इसकी वजह से इनके जो बॉन्ड की वैल्यू है वो काफी घट गई थी और इसी वजह से इनको भारी नुकसान हुआ है। और यही रीजन बना है इनके फेलियर का। और अब अगर हम एसवीबी की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करें तो वेंसडे यानी कि 8 मार्च तक जो एनालिस्ट हैं वो इस बैंक को काफी स्टेबल मान रहे थे और इसकी जो पेरेंट कंपनी है एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप उसके शेयर की बाइंग रिकमेंडेशन भी दे रहे थे। लेकिन थर्सडे को गेम चेंज हो गया जब बैंक ने अनाउंस किया कि इनको 1.8 बिलियन डॉलर का बॉन्ड सेल में लॉस हुआ है और उसकी वजह से 1.75 बिलियन डॉलर अपने जो शेयर है उसको बेच करके रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और इससे इन्वेस्टर में पैनिक मच गया और इसका शेयर 9 मार्च को 60% गिरा। और इवन फ्राइडे मॉर्निंग तक यानी कि 10 मार्च की मॉर्निंग तक जो बैंक के एग्जीक्यूटिव हैं वो कैपिटल रेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टर को इस पे भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए प्री मार्केट आवर्स में फ्राइडे को इनका शेयर फर्दर 63% गिरा, यानी कि जो 8 मार्च को इनका शेयर लगभग $270 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो फ्राइडे मॉर्निंग आते आते $40 से भी नीचे पहुंच चुका था। इसकी वजह से जो रेगुलेटर हैं उन्होंने इस बैंक के जो शेयर हैं
उसकी ट्रेडिंग पे हॉल्ट कर दिया और दोपहर आते-आते जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उन्होंने बैंक के ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया और इसकी असेट्स को जब्त कर लिया। नॉर्मली जो एफडीआईसी है वो बिजनेस क्लोज होने का वेट करता है, यानी कि शाम को जाकर के ऐसा एक्शन लेता है, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड दिखाई, तो उससे लग रहा है कि जो डिपॉजिटर हैं वो बहुत तेजी से इसमें से पैसा निकाल रहे थे। तो जो एफडीआईसी है उनको रिस्क लगा, इसलिए इन्होंने दोपहर में ही इसके ऑपरेशन को बंद कर दिया। हालांकि उनको अभी तक बैंक की जो बची हुई असेट्स है उनका कोई बायर नहीं मिल रहा है, जो कि ये सिग्नल दे रहा है कि जो काफी हद तक पैसा है वो इनके जो कस्टमर है वो बैंक से निकाल चुके हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि भाई जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है यूएस का वो काफी हेल्दी है और एक ग्रेट रिसेशन या जो पिछला जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, वैसी बात नहीं है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि 2008 में भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उससे कुछ दिन पहले तक ऐसा बताया जा रहा था कि भाई लीमन ब्रदर में सब कुछ ठीक है। तो आगे की डेवलपमेंट को देखना होगा कि कैसे होती है, होपफुली सारी चीजें ठीक हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा बाइंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। इसके अलावा जो $2.5 लाख से ज्यादा वाले डिपॉजिटर हैं, यानी कि जिनका अमाउंट इंश्योर्ड नहीं है, उसकी अभी तक पता नहीं है कि ऐसे कितने डिपॉजिटर हो सकते हैं। लेकिन जो पिछली रेगुलेटरी रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से काफी सारे ऐसे डिपॉजिटर थे जिनका कि $2.5 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट बैंक में था। हालांकि जो $2.5 लाख या उससे कम की लिमिट है, इसकी जो लिस्ट है मंडे को अवेलेबल हो जाएगी और उन डिपॉजिटर को तो पैसा मिलना भी शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन $2.5 लाख से जो ज्यादा वाले डिपॉजिट है उसका देखना होगा कि उनको कितना नुकसान सहना पड़ता है। इसके अलावा जो पिछले साल जो यूएस की टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर कंपनीज जो स्टार्टअप थी जो पब्लिक गई हैं, यानी कि आईपीओ लेकर के आई हैं, उसमें से आधे से ज्यादा की जो फंडिंग है वो इस बैंक के द्वारा की गई थी। जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फंड थी जिन्होंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, उसकी फंडिंग इस बैंक के द्वारा की गई थी। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले होता है या अच्छा खासा पैसा डूबता है, तो हो सकता है कि उन स्टार्टअप पे भी इम्पैक्ट हो, वो अपने एम्प्लॉयज को पे ना कर पाए और ये एक बड़ा क्राइसिस साबित हो। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है भारत और जो दूसरे देश है उन पे क्या पड़ सकता है, तो जो 9 मार्च को यूएस की मार्केट गिरी थी उसका प्रभाव भारत की मार्केट में भी 10 मार्च को देखा गया, जब हमारा जो बैंकिंग इंडेक्स है वो 1.87% गिरा है। और कुछ बैंक तो काफी ज्यादा गिरे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक 2.58% गिरा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2.19% गिरा। तो ज्यादातर बैंकों में इस वजह से गिरावट देखी गई, ओवरऑल मार्केट भी डाउन थी। हालांकि एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि जो सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम पे नहीं पड़ना चाहिए। दो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो स्टार्टअप कंपनीज हैं या काफी सारे जो बोरोअर्स हैं बैंक्स के, वो हो सकता है कि एनपीए साबित होने लगे। तो इस ऐसा खतरा आने की उम्मीद है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो भारत में एक्सपोजर है काफी कम है। हालांकि कुछ जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, ज्यादातर वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाली कंपनी है, जैसे कि चार्ज बी, पोस्टमैन, क्लेवर टैप, फ्रेशवर्क्स, ये कुछ कंपनीज हैं जिनका कि एसवीबी में एक्सपोजर था। तो इनके ऊपर कुछ डायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है, इनके अगर डिपॉजिट वगैरह कुछ डूबते हैं तो। लेकिन ओवरऑल इस इम्पैक्ट का डायरेक्ट प्रभाव भारत पे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सिमिलर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ के भी जो लेंडर्स हैं उन्होंने बैंक डिपॉजिट पे डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, तो वो एक प्रॉब्लम पड़ सकती है। अदरवाइज दुनिया की बात की जाए तो इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखना होगा। जैसे कि स्वीडन का जो लार्जेस्ट पेंशन फंड है, उनका स्टेक जो 54% से गिर गया है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेक इस बैंक में था और इस बैंक के जैसे शेयर गिरे हैं, तो वहां पे भी प्रभाव पड़ा है। और इसका जैसे कि अब इसके ऑपरेशन को भी शट डाउन कर दिया गया है, तो ये जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो चाइना की स्टार्टअप इंडस्ट्री है वहां पे भी इस पैनिक मच गया है, क्योंकि वहां पे भी एसवीबी बैंक ने काफी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा दे रखा था, उनके डिपॉजिट्स थे, तो वहां पे भी पैनिक मचा हुआ है। तो इंडिया में इतना ज्यादा प्रभाव अभी के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डेवलपमेंट देखनी होगी कि अगर ये दूसरे देशों तक फैलती है तो एक बड़ा क्राइसिस भी साबित हो सकता है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि इस मौके को यूज करना चाहिए और बैंकों के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहेगी कि आप इस डेवलपमेंट को मॉनिटर करें। हालांकि ऐसे ही कुछ इवेंट होते हैं जो कि आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन उतना ही पैसा आप लगाइए जितना कि आप लंबे समय तक, अगर वो नीचे भी चला जाए तो होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म अगर आप वेट करेंगे तो अभी की इन्वेस्टमेंट आपको काफी रिजल्ट देगी, लेकिन अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म है तो आपका पैसा फंस भी सकता है।
तो बिना उधार लिए अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अवेलेबल है तो आप कोई भी गिरावट आती है तो उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस डेवलपमेंट को मॉनिटर कीजिए और जब चीजें ठीक होने लगे तभी कोई आप स्टेप लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।